अभिनंदन करता हूं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, पंजाब के चुनाव की एक अहमियत है। आप सोचते होंगे विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, उसी प्रकार से पंजाब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव पर केवल भारत में रहने वाले लोगों की ही नजर नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले लोगों की नजर इस पंजाब विधानसभा के चुनाव पर लगी हुई है। क्योंकि 1984 के पहले जो कुछ भी था, जिस प्रकार के हालात इस पंजाब में पैदा हुए, बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से अमन अमान के हालात इस पंजाब में पैदा हुए हैं। और ये अमन अमान के हालात पंजाब में बने रहने चाहिए, क्योंकि जब तक किसी राज्य में शांति व्यवस्था नहीं रहेगी, अमन अमान के हालात नहीं रहेंगे, तब तक हम उस राज्य का जो विकास करना चाहते हैं वो विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता है। मैं आपके प्रति इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की झोली भरनी थी। इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि 2014 में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई। इसके पहले किसी एक राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में क्लियर मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई थी, पहली बार क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई थी। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जिस उम्मीद से, जिस हसरत से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को लोकसभा के चुनाव में वोट किया था, हमने उस हसरत को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उस हसरत को पूरा करने की जी तोड़ कोशिश की। हमारा कोई विरोधी होगा, वो यह कहेगा कि आपको इतना करना चाहिए था, आपने इतना किया, और करना चाहिए था, कम किया, अधिक किया, इस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन पहले भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति भी सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई। और मेरे बहनों भाइयों, भारत ही नहीं, दुनिया का, हमारे तो मीडिया के मित्र बैठे हैं, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि 2.5 वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप हमारी सरकार पर लगा। यहां तक कि मीडिया में कोई किसी ने कभी लिखा तक नहीं, एक लाइन भी नहीं लिखा इस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में। और आज यहां पर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को जानने वाले लोग बैठे होंगे, इस सच्चाई को नकार नहीं सकते। सारी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे हालात पैदा हुए, कई योजनाएं, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे माताएं बहने हो, सबके बारे में कई योजनाएं केंद्र सरकार ने प्रारंभ की। मैं उन सारी योजनाओं की बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आप इस विधानसभा के चुनाव में विशेष रूप से यदि सोचते होंगे, विचार करते होंगे, इस पंजाब की सरकार ने क्या किया, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसने क्या किया। मैं जानता हूं कि बहुत लोग ये कहेंगे भाई शिरोमणि अकाली दल भाजपा की सरकार ने यह गलत किया, यह गलत किया, यह गलत किया। मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, लेकिन इस सच्चाई को मैं समझता हूं। पंजाब की धरती यह जवानों को पैदा करने वाली धरती है और किसानों को पैदा करने वाली धरती है, और वह जवान यह पंजाब की धरती पैदा करती है जो जवान अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है। भारत
जवान जहां हमारे भारत के सीमाओं की अपने सीने का बटन खोलकर रक्षा करता है मेरे बहनों भाइयों, वहीं पर हमारा यह किसान और विशेष रूप से पंजाब के किसान ने भी भारत के स्वाभिमान की रक्षा की है, क्योंकि अन्न के मामले में, खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो हमारे पंजाब के किसान भाइयों का है। इसलिए मैं पंजाब के किसान भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि भारत का मानचित्र नक्शा उठाकर यदि आप देखें तो केवल 1.5% का भाग ऐसा है जो पंजाब का आता है, लेकिन 1.5% उस मानचित्र पर पंजाब होने के बावजूद केंद्रीय भंडार में चावल के मामले में 40% से अधिक योगदान यदि किसी राज्य का है तो आपके राज्य पंजाब का है, और गेहूं के मामले में 50% का योगदान इस हिंदुस्तान के किसी राज्य का है तो वह पंजाब का है। मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल, कुछ किया हो अथवा न किया, लेकिन पंजाब की अहमियत को उन्होंने समझा है, और हिंदुस्तान का अकेला राज्य पंजाब है जहां के किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने का काम सरदार प्रकाश सिंह जी बादल। हमारे विरोधी होंगे, कहते होंगे कि कौन सा बड़ा काम कर दिया। बहनों भाइयों, देश के किसी राज्य में किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मुहैया कराई जाती। यदि मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाती है तो केवल और केवल हिंदुस्तान के एक राज्य पंजाब में मुहैया कराई जाती है। बहुत सारे गरीबों के लिए भी उन्होंने आटा देने का, चावल देने का, ये बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उसमें बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक महत्वपूर्ण घोषणा जो हमारे मुख्यमंत्री ने यहां के बादल साहब ने की है, मैं उसकी सराहना करता हूं, क्योंकि भारत सरकार में जब मैं कृषि मंत्री था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय मैंने एक योजना प्रारंभ की थी, कृषि आमदनी बीमा योजना, और बादल साहब ने उसकी बहुत प्रशंसा की। अब मैं देख रहा था कि इनका जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उस घोषणा पत्र में उसी आमदनी योजना को जारी करने का फैसला उन्होंने किया है, और यह योजना लागू हो जाने के बाद मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, एक पाई का भी हमारे किसानों का, चाहे प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे आग लग जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तभी 1 पैसे का नुकसान भी हमारे किसानों का नहीं होने पाएगा इस प्रकार की योजना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, बहुत ही अच्छी योजना। यानी रबी के लिए केवल 1.5% का प्रीमियम देकर, खरीफ के लिए केवल 2% का प्रीमियम, यानी 100 रुपए का बीमा कराना है तो आपको 1.5 रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार की फसल बीमा योजना हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की, किसानों के लिए प्रारंभ की। कांग्रेस के लोग आज आपसे वोट मांगते हैं। मैं अपने पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि मेरी कोई बात गलत हो, मैं विनम्रतापूर्वक अपने प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता से झूठ बोलकर गए हैं, जनता को गुमराह करके गए। मैं इसकी गलती को स्वीकार करूंगा, क्या कोई जीवन में भी मैंने राजनीति है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है। बहनों भाइयों, जनता की आंखों में आसमान कर रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में किसानों के बारे में गंभीरतापूर्वक किसी सरकार ने विचार किया था। सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, उसी सरकार में मैं कृषि मंत्री था, उसी सरकार में मैं कृषि मंत्री था। किसान क्रेडिट कार्ड किस सरकार ने जारी किया, और आजाद भारत के इतिहास में कृषि ऋण पर, एग्रीकल्चरल लोन पर ब्याज दर कम कराने के फैसले के संबंध में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की इजाजत लेकर मैंने पहल की थी। बहनों भाइयों, तब जाकर किसानों पर के कर्ज पर ब्याज दर कम हुआ।
ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए। मैं बार बार कहता हूं लोगों को कि इस खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भारत यदि बना है तो उसमें सर्वाधिक योगदान यदि किसी का है तो हमारे पंजाब के किसान भाइयों का योगदान है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इस पंजाब को लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पंजाब में ही नहीं मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भी आपको यह बदनाम करते हैं। कहते हैं दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर कि पंजाब का नौजवान ड्रग लेता है, नशा करता है। मैं ऐसे कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं और आपके लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या केवल पंजाब का नौजवान ही ड्रग लेता है? ड्रग लेना कोई अच्छी बात नहीं है। बुरी लत किसी को भी लग सकती है, लेकिन सारे के सारे पंजाब के जवानों को, पंजाब की जवानी को आप बदनाम कर रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जरूर इस मामले में गड़बड़ करता है। और मैं आज आपको गृहमंत्री के रूप में यकीन दिलाने के लिए आया हूं मेरे बहनों भाई, इस बार केवल हमारी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की सरकार बना दो, बड़ी से बड़ी ताकत क्यों न होगी, मैं वचन देकर आपको जा रहा हूं। जो ड्रग को इस पंजाब में बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, मैं उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा कोई आदमी क्यों। और दूसरी चीज अनुरोध करना चाहता हूं, सामाजिक संस्थाओं से भी आगे आए। जिन नौजवानों को यह लत, बुरी लत लग गई है, उसे सुधारने के लिए पहल होनी चाहिए। बदनाम करो क्या? इसे राज्य के नौजवानों को बदनाम करो, उसके बाद में हमारा यह नौजवान चुप्पी का कर बैठा रहता है। बहनों भाइयों, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा पड़ोसी देश क्या कर रहा है भारत के साथ, वो आपको बताने की जरूरत नहीं। बराबर तरह तरह की हरकतें करता रहता है। आपने देखा होगा सितंबर के महीने में मैं पाकिस्तान गया था, आप लोगों ने देखा था टेलीविजन वगैरह पकड़ा उड़ा था कि नहीं? नहीं देखा था? देखा था आप लोगों ने? पीछे के लोगों ने देखा था, किसी ने देखा था? बहनों भाइयों, मैं नहीं जाने वाला। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हमारे अधिकारियों ने पूछा, कहा क्यों नहीं जाएंगे? अगर मैंने कहा मैं अपने राज्य मंत्री को भेज दूंगा, भाषण पढ़ोड़ देंगे, हो जाएगा। तब तक मुझे जानकारी मिली कि वहां के आतंकवादी भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं, हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि वहां के गृहमंत्री आए तो हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनको सम्मेलन में भाग नहीं लेने देंगे, उनको हम भारत वापस कर देंगे। तब तो मेरा मन हुआ, बहनों भाइयों, मेरा भी खून गर्म हो गया, मेरा भी गर्म। तब मैंने अधिकारियों को कहा कि हम हमारे राज्य मंत्री नहीं जाएंगे, जाना होगा तो पाकिस्तान की धरती पर मैं खुद जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं गया वहां और वही पाकिस्तान की धरती पर जाकर पाकिस्तान की धरती की छाती पर खड़े होकर मैंने कहा, आतंकवाद बंद करो। यदि आतंकवाद का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नंगे की चोट पर भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है मेरे बहनों भाई। उरी में हमारे सेना के जवानों के साथ जो कुछ भी हुआ, देखा हमारे प्रधानमंत्री को कैसा फैसला किया। साहसी व्यक्ति, जिसका कलेजा मजबूत होगा, शेर की तरह होगा, वही फैसला ले सकता है। मैं बहुत विस्तार में चर्चा नहीं करना चाहता हूं,
लेकिन हमने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि जो हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा क्या खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। हमने संदेश दे दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यह भी संदेश दे दिया कि हम केवल उस पार ही नहीं मार सकते, हम इस पार भी मार सकते हैं और उस पार भी मार सकते हैं। हमारी सरकार आपका मस्तक नहीं झुकने देगी मेरे बहनों भाइयों, नहीं झुकने देगी। मैं पंजाब के नौजवानों से अपील करने आया हूं, साथ खड़े हो जाए। जो भी कमियां रही होंगी पिछली सरकार की उन कमियों को पूरा करेंगे। और कांग्रेस तो डूबती हुई जहाज है मेरे दोस्तों। कांग्रेस तो डूबती हुई जहाज है। और कैप्टन साहब की क्या मैं बहुत इज्जत करता हूं, और इसलिए कैप्टन साहब को मैं सुझाव देना चाहता हूं। कैप्टन साहब, डूबती जहाज की कप्तानी बहुत कठिन होती है। डूबती हुई जहाज की कप्तानी बहुत कठिन होती है। अब सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस डूब रही है और यहां के उभरने की स्थिति है। अब वोट मांग रहे हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, और एक नई पार्टी है ये। बताइए, माने वो आप ऐसी पार्टी है जो अपने साइज से कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं। अभी दिल्ली में क्या है, मैं तो प्रेस के दोस्तों से कहूंगा आप जाकर देख लीजिए कैसी सरकार चला रहे हैं, जाकर देख लीजिए। जो यहां के छोटे राज्य दिल्ली की सरकार नहीं चला पा रहा है, वो पंजाब को क्या चलाएगा। बहनों भाइयों, पंजाब को वही चला सकता है जो कि पंजाबियत की आन बान शान को समझता हो, वही चला सकता है, और वो दूसरा नहीं चला। आज वो लोग भी बादल साहब की आलोचना करते हैं। बहनों भाइयों, हर इंसान में कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, और यहां तक कि उनके साथ जिस प्रकार का सलूक एक स्थान पर हुआ है, उसकी चर्चा करते हुए सचमुच मुझे बेहद तकलीफ हो रही है। कोई किसी के ऊपर पत्थर फेंके, कोई किसी के ऊपर जूता फेंके, क्या यही इंसानियत है? और मुझे उसे बेहद पीड़ा हुई, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, हमारा बड़ा से बड़ा विरोधी क्यों न हो, लेकिन हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि भगवान राम की पूजा होती है, इसीलिए भगवान राम की पूजा होती है। जीवन में बराबर उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है, मर्यादाओं को कभी भगवान राम ने तोड़ा नहीं है, इसीलिए भगवान राम की पूजा होती है। क्या लोगों को यह मंजूर है कि प्रकाश सिंह की बादल के ऊपर कोई जूता फेंके, कोई पत्थर फेंके? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आज के लोगों से पूछना चाहता हूं। 85 साल पहले के बुजुर्ग भारतीय राजनीति में, पंजाब में किसी राजनीतिज्ञ का नाम जाना जाता है, उस राजनीतिज्ञ का नाम है सरदार प्रकाश सिंह बादल। इस उम्र में कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। आप उनको हरा दीजिए, आप उनको जो कुछ भी करना हो कर दीजिए, इस प्रकार की हरकत करेंगे और ऐसे लोग सरकार चलाएंगे। जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सकते, जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं कर सकते, वो सरकार चलाएंगे। बहनों भाइयों, मुझे बेहद पीड़ा हुई। इस धरती पर कोई देवता बनकर नहीं आया, कमियां सबके अंदर होती, लेकिन आज
हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में सरदार प्रकाश सिंह की बात है। क्या यह सच नहीं है? चाहे जो कुछ भी हो, विनम्रता शालीनता उनकी पराकाष्ठा की। क्या आप लोगों के दिल को चोट नहीं पहुंचती? मैं पूरी पंजाब की जनता को इस सभा के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो भी बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई हैं, बहनों भाइयों, स्वयं हमारी दिल्ली की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और हम सब सारे लोग स्टैंड लेंगे, उसके लिए हम उसको दूर करेंगे और जनता और पंजाब का विकास करके दिखाएंगे। आप ये कहेंगे कि आप दिल्ली में बैठकर आप पंजाब के विकास की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं, यह पंजाब गुरुओं की धरती है, गुरुओं की धरती है, ये गुरु नानक की धरती है, बंदा बैरागी की धरती, बहादुर की धरती है, गुरु नानक देव की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, महाराजा रणजीत सिंह जी की धरती है, गुरुओं की धरती है। बिना गुरुओं की धरती का विकास हुए भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। इस सच्चाई को हम समझते हैं, इसीलिए पंजाब के विकास की बात करते हैं, इसीलिए पंजाब के विकास की बात करते हैं। और यहां जितने नौजवान मौजूद हैं, मैं सबसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, पंजाब के कोने कोने तक जाइए और जो भी हमारे पंजाब के नौजवान मेरा भाषण सुन रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं, आप मिलना, हमसे मिलना, ड्रग को जो बढ़ावा दे रहा हो, आप मुझसे मिलना, आप मुझे बताना, मैं उनकी बात खड़ी करूंगा, चाहे कोई भी बीच को रोड़ा बनने की कोशिश करेगा, मैं सुनूंगा नहीं। लेकिन जिस तरीके की हरकत किया है लोगों ने, भाइयों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं यही आप सबसे अपील करना चाहूं और इस बात के घोषणा पत्र में बहुत सारे बातें जो इस बार कही गई हैं, और यहां तो मैं सुजीत कुमार यानी को मैं सचमुच बधाई देना चाहता हूं। मैं देख रहा था इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम में 6 करोड़ 80 लाख रुपया लगा, पुलिस लाइन में 8 करोड़ लगा, मेन गेट एक सादगी चौकी भारत पाकिस्तान बॉर्डर 34 लाख 35 लाख, और रेलवे ओवरब्रिज 25 करोड़, सड़क सामुदायिक भवन 15 करोड़, घंटा गर्मी बन गया, पूनम ने हाथ हो गया 25 लाख, कैंसर हॉस्पिटल बन गया 45 करोड़ की लागत। क्या और 100 बेड का हॉस्पिटल में 20 करोड़ रुपया के बन गए। बहन भाइयों बताओ, इतने दिनों तक कांग्रेस ने हुकूमत की है, क्या लागत पंजाब को दिया है? मैं आपको ये जानना चाहता हूं, क्या लागत पंजाब को दिया? इसलिए बहन भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं, पंजाब को एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा, मैं देख रहा था घोषणा पत्र, हर परिवार को रोजगार देने का वादा किया, हर गरीब को घर देगी सरकार, और नीला कार्ड धारकों को मिलेगा हर माह 2 किलो देसी घी व 5 किलो चीनी। जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की, उन्होंने कहा केवल चावल से काम नहीं चलेगा, केवल गेहूं से काम नहीं चलेगा, केवल चीनी से काम नहीं चलेगा, हमारा पंजाब का नौजवान ताकतवर जवान होना चाहिए जो कि भारत की सीमाओं की रक्षा कर सके, किसी भी मुसीबत को चुनौती के रूप में स्वीकार कर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए फैसला किया कि नहीं, हम 2 किलो घी भी देंगे। ये दुनिया की किसी सरकार ने फैसला किया ही नहीं होगा। ये देखिए, दिल के भाव की बात है कि हमारा जवान कमजोर नहीं होना चाहिए, अपने घी भी देंगे। चौधरी सुजीत कुमार जानी, अब बतलाइए, अब ऐसी सरकार, मैं अपनी बहनों से, माताओं से पूछना चाहता हूं, बहनों से, क्या ऐसी सरकार नहीं बननी चाहिए? आप बतलाओ, बननी चाहिए कि नहीं? देखिए सारी बहनें तालियां बजा के, सारी बहनें
मैं आपसे कहता हूं, इन बहनों के स्वागत पे सारे लोग एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत कर दें। और यहां तक नहीं, देखिए हर चीज का ध्यान रखा है। अब इन्होंने चप्पट चौड़ी में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक बनवाया, हरमिंदर साहब कॉम्प्लेक्स का सुंदरीकरण कराया, आनंदपुर साहित्य विरासते खालसा का निर्माण कराया। क्यों? क्योंकि पंजाब के लोगों की जो सिख गुरुओं की एक परंपरा रही है, सिख इस धर्म की जो परंपरा रही है उसको माने, उसको समझे, इस कारण किया। अच्छा, इतने नहीं, गरीब परिवारों की बेटियों के लिए यदि पीएचडी करना चाहती हैं, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहती हैं, तो सारा का सारा पैसा सरकार देगी। और पूर्व सैनिकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। और मेरे पत्रकार मित्र बैठे हैं, आप लोगों के लिए ग्रुप हाउसिंग स्कीम लागू की जाएगी, यह भी इसमें वाला है। और हमारा कोई गरीब नौजवान यदि विदेश में पढ़ाई करना चाहेगा तो उसे 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। इतनी सारी योजनाएं जिसके दिमाग में है, तो जो पंजाब का विकास सोचता होगा उसी के दिमाग में होगी। सुरेश यानी के बारे में तो मुझे कहने ही, देखिए इनको भी दाढ़ी है, दाढ़ी वहां भी है। अब देखिए इसी का जमाना है, इसी का जमाना हमारे प्रधानमंत्री जी की। भारतीय जनता पार्टी। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं आश्वस्त होकर जाऊं कि आप सुरेश यानी को जिता देंगे। ऐसे नहीं, एक बार ये मीडिया के लोग हैं, एक बार खड़े होकर तालियां बजाते हुए बता दीजिए हम करें। यदि आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जियानी जी से एक वादा करा लूं, करा लें वादा। जियानी जी से मैं यह वादा कराना चाहता हूं कि जियानी जी, अब जनता ने यदि हाथ उठाकर कह दिया कि आप जीतेंगे तो आपकी जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जियानी जी को यह वादा करना पड़ेगा, चुनाव जीतने के बाद एक बार मुझे फिर से यहां फजिलका वो बुलाएंगे। वादा किया, वादा कर लिया इन्होंने। और मेरे बहनों भाइयों, सुरेश कुमार जियानी के जीतने के बाद यदि मैं फजिलका की धरती पर आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, उसका स्वागत करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।